All right, good evening students, वेलकम बैक। देखो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी हम कर रहे हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, सबसे ज़्यादा जो है वो ग्लूकोस है। आपको पता ही है कि आप इतना कुछ खाते हैं, ग्लूकोस हर चीज़ में ग्लूकोस दिखाई दे रहा है। और हमने आपको बताया कि मोनोसैकेराइड्स वो होते हैं जो फर्दर हाइड्रोलाइज करके और उनसे छोटे जो सैकराइड्स हैं वो नहीं बना पाते। लेकिन फिर हमने आपको बताया था कि डाईसैकराइड्स हैं, ट्राईसैकराइड्स हैं, ओलिगोसैकराइड्स हैं। तो ये क्या करते हैं कि जब इनको आप हाइड्रोलाइज करते हैं वाटर में या एंजाइम्स डाल के, तो ये क्या करेंगे कि दे विल गिव यू मोनोसैकराइड्स। वो छोटे छोटे जो मोनोसैकराइड्स हैं उनमें टूट जाते हैं और वो हमें मिल जाते हैं। तो ये आपने देखा कि ऐसे डाइसाइक्राइड्स हैं विच ऑन हाइड्रोलिसिस विद dilute एसिड और एंजाइम्स क्या करते हैं, दे विल yield टू मॉलिक्यूल्स ऑफ आइदर द सेम और डिफरेंट मोनोसैक्राइड्स। तो आप बताइए कि जब मैंने वर्ड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है, आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है स्टूडेंट्स, डाइसैक्राइड्स। तो डाई का मतलब क्या है कि दो हैं इसमें मोनोसैकेराइड यूनिट्स। कितने हैं? दो। तो जब आप इनको हाइड्रोलाइज करोगे स्टूडेंट, ये है मेरे सैकेराइड्स। हाइड्रोलाइज करोगे मतलब वाटर के साथ आप इनकी रिएक्शन करने वाले हो, किसकी प्रेजेंस में होती है ये? डाइल्यूट एसिड हम यूज करते हैं स्टूडेंट, डाइल्यूट एसिड्स का यूज करते हो या आप एंजाइम्स का भी यूज करते हो। एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। तो डाइसाइक्राइड्स में क्या बनेगा, दे विल गिव टू मॉलिक्यूल्स। ये कितने बनाएंगे हमारे को? दो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कितने मिलेंगे हमें इनसे? Two टू मॉलिक्यूल्स। molecules. कौन से टू मॉलिक्यूल्स मिलेंगे? मोनोसैकेराइड्स। तो दो मॉलिक्यूल हमें मिलने वाले हैं मोनोसैकेराइड्स की। वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट। Different भी हो सकते. जैसे कि जो सबसे ज्यादा आप यूज कर रहे हैं अपने घर में, जो व्हाइट शुगर जो आप खा रहे हैं स्टूडेंट, वो क्या है? सुक्रोज। व्हाइट शुगर जो आप यूज कर रहे हैं अपने घर में स्टूडेंट, वो एक डाइसैकेराइड है, उसका क्या नाम है? सुक्रोज स्टूडेंट्स। और इसका फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? C12H22O11। तो जब इसकी आपने हाइड्रोलिसिस की स्टूडेंट, तो हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं। कौन से मिलते हैं? दो प्रोडक्ट इसकी हाइड्रोलिसिस से। कौन कौन से दो प्रोडक्ट मिलते हैं स्टूडेंट्स इसकी हाइड्रोलिसिस? तो यहां पर हमने रिएक्शन भी शो की है। वन ऑफ द कॉमन डाइसैकेराइड इज सुक्रोज which on hydrolysis will give you equimolar mixture of D plus glucose और D minus fructose। देखो ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, अब देखो ध्यान से हर चीज को नोट कर लो। क्वेश्चन ये है कि when sucrose is hydrolyzed, name the products। क्या प्रोडक्ट्स हैं? जल्दी से बताओ मुझे, कौन कौन D से plus प्रोडक्ट हैं? glucose, D minus fructose. हाँ, इसको याद ही करना पड़ेगा हमें। देखो ये पता होना चाहिए, दोनों का फार्मूला सेम है स्टूडेंट। एक डी प्लस ग्लूकोस है, दूसरा डी माइनस फ्रक्टोस है, जब हमने सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस की। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप ये समझिए कि इसका मतलब जब आपने वाटर डाला स्टूडेंट, वाटर क्या करेगा? HOH। देखो इससे क्या होगा कि वाटर का एक H प्लस है और एक OH माइनस है। जब ये दो मॉलिक्यूल आपको मिल रहे हैं, इसका मतलब जब सुक्रोज बना है, किससे बना है? वो दो मोनोसैकेराइड यूनिट से बना है। कौन कौन सी दो मोनोसैकेराइड यूनिट से बना है स्टूडेंट्स? डी ग्लूकोज से और डी फ्रक्टोज से। तो आप ये कह सकते हैं जो सुक्रोज है, इसके अंदर कौन से दोनों मोनोसैकेराइड बताए आपने? D plus glucose और D minus fructose. डी प्लस ग्लूकोज। जितनी बार 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 बोलेंगे हमें याद हो जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम लिख देंगे। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं 4 चॉइसेस में, उसमें भी ये ऐसे ही लिखा होता है।
तो एक आपको मिला डी प्लस ग्लूकोस, दूसरा आपको मिला डी माइनस फ्रक्टोस स्टूडेंट। तो आपको मैंने डी का मतलब पहले ही बता दिया है कि ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन टू डी ग्लाइसरॉल्डिहाइड होता है, और जो लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन होता है उसका OH राइट पर होता है जब मैं डी लिखता हूं। इनके स्ट्रक्चर हमने आपको बना के दिखाए थे, बोलो लास्ट लेक्चर में देखे थे डी ग्लूकोस और डी फ्रक्टोस के स्ट्रक्चर। हाँ जी। और उनका हैवर्थ ने जो स्ट्रक्चर बनाए थे साइक्लिक वाले, वो भी आपने देखे थे। कौन कौन सा देखा था? यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि दो कंपाउंड्स हमने लिखे हैं, एक है अल्फा डी, ये अल्फा वाला होता है, और ये बीटा वाला होता है। तो जब ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोस और बीटा डी फ्रक्टोस, ये एक दो क्या है मोनोसेक्राइड्स, ये क्या है मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स के हाइड्रोलिसिस से ये छोटे प्रोडक्ट नहीं बनने वाले, और ये टूटेंगे नहीं, ये हाइड्रोलाइज नहीं होंगे, और मोनोसेक्राइड्स जो नहीं बनेंगे इनसे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए ये है जो कि क्वेश्चन पेपर में आने वाला स्टूडेंट, कि जब ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे स्टूडेंट, तो क्या बनेगा? डाइसैकराइड। अब ये कहां पर जुड़ेंगे, कौन से कार्बन पे ये जुड़ेंगे? पहला पॉइंट, लिंकेज जो है वो क्या है, और उस लिंकेज को क्या कहते हैं? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट किया जाए स्टूडेंट। देखो बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसके बारे में बता रहा हूं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की बात मैं कर रहा हूं स्टूडेंट। किस चीज की बात कर रहा हूं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की एक बात बता रहा हूं आपको। ग्लाइसोडिक लिंकेज होती है, देखो जब अल्फा डी ग्लूकोस और बीटा डी ग्लूकोस आपस में ज्वाइन करेंगे, दे आर ज्वाइंड टुगेदर। कौन कौन से? अल्फा डी प्लस ग्लूकोस और बीटा डी ग्लूकोस, दे आर स्टूडेंट ज्वाइंड टुगेदर, ये दोनों, ठीक है, बाय एन ऑक्साइड लिंकेज, बाय एन ऑक्साइड लिंकेज स्टूडेंट, ऑक्साइड लिंकेज स्टूडेंट, ठीक है, फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बार बार वो पूछेगा व्हाट इज ए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देखो अब आपके सामने हमने दोनों बनाए भी हैं। ये स्ट्रक्चर है किसका? ये स्ट्रक्चर किसका है बताओ? ये जो मैंने बनाया है, तुमने बनाया था खुद, अल्फा डी ग्लूकोस। अल्फा डी ग्लूकोस का स्ट्रक्चर बनाया था। इसमें OH नीचे थी और बीटा वाले में OH ऊपर थी, और इसी तरह हमने बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर भी बनाया था स्टूडेंट। इसके अंदर C1 वाला एनोमर होता है, और फ्रक्टोज में C2 वाला एनोमर होता है, क्योंकि फ्रक्टोज में कौन कौन सा जब बॉन्ड बना था, साइक्लिक फॉर्म बनी थी, तो कौन से कार्बन यूज हुए थे? ग्लूकोज में कार्बन 1 और कार्बन 5, हाँ जी। फ्रक्टोज में कार्बन 2 और कार्बन 4 5, कार्बन 2 और कार्बन 5, तब 5 मेंबर्ड रिंग बनी थी, इसकी 6 मेंबर्ड रिंग बनी थी। ये देख रहे हो, ये 6 मेंबर्ड रिंग है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है। तो ये आपका अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज कहलाता है, ये आपका बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज कहलाता है। तो फ्यूरान 5 मेंबर्ड रिंग थी, पाइरान 6 मेंबर्ड रिंग थी, जो हमने आपको शो की थी। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि कार्बन 1, कौन सा कार्बन? ग्लूकोज का कार्बन 1, लिंकेज कहां हुई है ये पूछेगा। एट विच कार्बन द लिंकेज इज टेकिंग प्लेस स्टूडेंट? दोनों मोनोसेक्राइड्स में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है, वो लिंकेज कौन कौन से कार्बन पर हुई है? तो जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है स्टूडेंट, ये देख रहे हैं ऑक्सीजन बीच में, ये वाली देख रहे हैं, इसी को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये जो लिंकेज मैं दिखा रहा हूं स्टूडेंट, यहां पर हमने इसको मार्क किया है। ये कार्बन 1 है किसका? ग्लूकोज का। लिंकेज कहां हुई है? कार्बन 1 ऑफ ग्लूकोज, कार्बन 1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज स्टूडेंट। और ये फ्रक्टोज का कौन सा कार्बन है? कार्बन 2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज। ये दोनों लिंकेज हुई है इस कार्बन पर।
और क्या हुआ है फिर, दोनों के पास क्या था, देखो ऐसा था कि यहाँ पर क्या क्या था, इसके पास भी OH था ग्लूकोज वाला, ये कार्बन ग्लूकोज का कौन सा है, ये कार्बन 1 है, और इसका भी कार्बन था, ये कार्बन 2 है फ्रक्टोज का, इसके पास भी क्या था, OH ग्रुप, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पर देखो, वाटर का लॉस हुआ, वाटर निकल गया तो क्या बचा, फिर ऑक्सीजन बची, ये ऑक्सीजन बच गई ना, इसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और -H2O हो गया जब ये दोनों जुड़े, हुआ, बाहर क्या निकला, वाटर। तो यहां पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये दोनों जहां पर लिंक हुआ है तो फिर H2O बाहर निकल जाता है, तो यहां पर हमारे को एक कंपाउंड मिलता है, इसका क्या नाम है, सुक्रोज। अब समझ में आया कि क्वेश्चन कैसे बने सुक्रोज में। पहला क्वेश्चन तो मैंने यही पूछा कि सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट एसिड, राइट द प्रोडक्ट्स। कौन कौन से लिखे आपने, जल्दी बताओ क्या क्या लिखा, तीसरे अल्फा सॉरी D प्लस ग्लूकोज और D माइनस फ्रक्टोज। अब उसने ये लिखा कि बताओ कि सुक्रोज और मोनोसैकेराइड्स कौन से कार्बन से जुड़े हैं, लिंकेज कहाँ हुई है। C1 पे है अल्फा D ग्लूकोज और C2 पे है बीटा D फ्रक्टोज। ये लिखना पेपर में, ये ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसने पूछा व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जहाँ पे अल्फा D प्लस अब लिखोगे क्या ग्लूकोज। पेपर में, ये आ चुका क्वेश्चन। हमने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसमें ही नहीं, सब बहुत सारों में बनेगी, तो हमने क्या लिखा, जहाँ पे अल्फा D प्लस इसी ग्लूकोज और अल्फा क्या बीटा लिखोगे, D कोई भी हो सकता है, लिखोगे कि व्हेन मोनोसाइक्राइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय एन ऑक्साइड बॉन्ड, टू ठीक है, फॉर्म। ऑक्साइड लिंकेज कह दो या बॉन्ड कह दो, बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन से, मोनोसैकेराइड, कोई भी मोनोसैकेराइड्स ले लो, सब में बनेगी, स्टार्च में बनेगी और हर एक में बनेगी, सेलुलोज वगैरह, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टूडेंट, जब भी आपको मोनो डाई बनेंगे, ट्राई बनेंगे, पॉली बनेंगे, तो ये लिंकेज होने वाली है, कौन सी लिंकेज होने वाली है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज स्टूडेंट्स। यहां तक नोट कर लिया आपने, ठीक है। हाँ जी। अब क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपके ऊपर स्क्रीन पर, ये तीनों क्वेश्चन के आंसर पता लग गए। अब ये पूछेगा कि क्या सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर, क्या सुक्रोज एक रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सर ये पीपीटी पे क्वेश्चन नहीं आया, चेंज हो, आपने चेंज, है स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं आ रहे। क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है ना स्क्रीन पे अभी, अच्छा अच्छा ओके, अब मैं मेरे को लगा लिख था। रहा हूँ क्वेश्चन। अभी तक मैंने कितने क्वेश्चन आपको बताए, पहला क्वेश्चन मैंने ये पूछा कि ऑन हाइड्रोलिसिस सुक्रोज राइट द प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 मैंने पूछा व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये आया, व्हाट वेयर एट विच कार्बन लिंकेज बिटवीन, कौन कौन से हैं, अल्फा डी ग्लूकोज एंड कौन सा बीटा है, डी बीटा डी फ्रक्टोज। फ्रक्टोज। आ गया क्वेश्चन। हाँ जी। अच्छा लो मैं इसको थोड़ी सी जगह क्रिएट कर लेता हूँ, ये तो हमने नोट कर ही लिया। अब चौथा क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर आपके, जितने भी लेक्चर्स हैं उनमें क्वेश्चन और आंसर्स हम कर रहे हैं ताकि आपको पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप में भी इजी रहेगा, अपने आंसर लिखना है, चारों में से एक चॉइस सही होगी तो वो क्वेश्चन ही बन जाएगा, और रीजन असर्टिव में भी बनेगा। तो लिंकेज C1 कार्बन है ग्लूकोज का और C2 फ्रक्टोज का, किसके अंदर, सुक्रोज के अंदर। कौन सा बॉन्ड बना है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है।
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता जाएगा, जितने भी पॉलीसैकेराइड्स बनेंगे सब में बनेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, इज सुक्रोज ए रिड्यूसिंग शुगर। बताओ कि हमने बताया था कि रिड्यूसिंग शुगर्स कौन सी होती हैं। जो कौन कौन सा टेस्ट होता है जो देते हैं जब भी CHO या CO ग्रुप होता है स्टूडेंट्स, ये सैकराइड्स के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, तो वो कौन सा टेस्ट देते हैं, एक फेलिंग सोल्यूशन, एक टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, ये सारे टेस्ट वो शो करते हैं। कौन कौन से टेस्ट शो करते हैं? फेलिंग्स रिएजेंट जो और रिड्यूस टॉलरेंस। करते हैं, रिड्यूसिंग, जितने भी रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर का मतलब है कि वो पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। कौन सा? टॉलरेंस रिएजेंट का और फेलिंग सॉल्यूशन हाँ का। बिल्कुल सही बताया तुमने। टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट तुम्हें पता क्या होता है? टॉलरेंस रिएजेंट तुमने किया था एल्डिहाइड्स के लिए, सिल्वर मिरर बनी थी ना, जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट डाला था, हाँ जी। तो एक सिल्वर कलर की मिरर बन गई थी, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में भी आता है वो। और दूसरा था मेरा फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सोल्यूशन थे 2, A और B, तो वो आपने डाले थे और फिर वार्म किया था, तो एक रेडिश प्रेसिपिटेट मिली थी, क्यूप्रस ऑक्साइड की मिला था, रेड प्रेसिपिटेट। ये दोनों टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जहां भी फ्री SCHO ग्रुप होता है, जहां फ्री CO ग्रुप होता है कार्बोहाइड्रेट्स में, वो ये टेस्ट देते हैं। अब बताओ कि ये टेस्ट देगा या नहीं देगा। क्वेश्चन ये आ गया कि क्या सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर है। बहुत बार आ चुका क्वेश्चन। देखो आपका क्या आंसर है, जल्दी से 30 सेकंड दिया मैंने आपको आंसर देने के लिए। क्या ये रिड्यूस करेगा? क्या इसके पास अब वो ग्रुप है CHO और CO ग्रुप के, वो यूज हो गए हैं? जल्दी बताओ। CHO ग्रुप कहाँ था एल्डी ग्लूकोज में? 1 नंबर कार्बन पर। 1 पे था। और कीटोन ग्रुप कहाँ था फ्रक्टोज 2 में? 2 पे था। तो अब 1 और 2 तो आपस में जुड़ गए हैं और उन्होंने एक हाँ जी। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना दी है, तो ये तो फिर फ्री नहीं है इनके पास, तो इसलिए ये रिड्यूसिंग शुगर तो नहीं है, ठीक है। तो ये सुक्रोज जो होती है स्टूडेंट, ये क्या है? सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये याद कर लो आप, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। जबकि मोनोसैकेराइड्स जो थे वो कौन से थे? रिड्यूसिंग शुगर्स थे, क्योंकि उनके पास CHO ग्रुप, ओपन चेन स्ट्रक्चर में उनके पास फ्री CHO ग्रुप होता है और या CO ग्रुप होता है, उससे क्या करते हैं वो, ये टेस्ट दे देते। लेकिन जब सुक्रोज बन गई तो वो फ्री CHO ग्रुप नहीं है इनके पास, और फ्री कीटोन ग्रुप भी नहीं है फ्रक्टोज के पास, तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। कौन सी है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। यहां तक समझ में आया? हाँ जी। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया मैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। जो सुक्रोज होती है ये वाली, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है। क्या होती है? डेक्स्ट्रो डेक्स्टर रोटेटरी का मतलब आप समझते ही हैं कि क्लॉक। अगर पोलैरीमीटर में डालूंगा तो ये कहां पर रोटेशन करेगी? क्लॉकवाइज, राइट साइड। डी वाली है, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करती है, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने इसकी हाइड्रोलिसिस की स्टूडेंट्स, तो क्या हुआ? इन्वर्शन हो गया, इन्वर्शन हो गया। तो जब हाइड्रोलिसिस की तो इसकी रोटेशन का साइन चेंज हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या हो गया? मैं ये कह रहा हूं कि जो सुक्रोज है ऑन हाइड्रोलिसिस स्टूडेंट, इसकी हमने हाइड्रोलिसिस कर दी, तो क्या हुआ? देयर इज ए चेंज इन साइन ऑफ रोटेशन। देखो यहां पर पॉजिटिव था, डी क्या होता है? पॉजिटिव। यहां पर क्या बन गया? नेगेटिव। ये मतलब डी था, ये स्मॉल एल था, तो साइन ऑफ रोटेशन चेंज हो गया स्टूडेंट, मतलब ये डेक्स्ट्रो से लीवो बन गई है। इसे क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो प्लस कहते हैं। आप इसको क्या बोलते हैं? LAEV माइनस। तो देयर इज अ चेंज इन साइन ऑफ रोटेशन व्हेन सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज्ड। इसे इसीलिए इसको इन्वर्ट शुगर भी कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? इन्वर्ट शुगर। वाई वाई सुक्रोज इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर? अब तुम आप ही बता दो क्योंकि इसको। वो हाइड्रोलिसिस के बाद साइन ऑफ रोटेशन चेंज कर लेता हाँ, साइन ऑफ रोटेशन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है। अब इसका रीजन क्या बताया आपने स्टूडेंट्स? रीजन क्या दोगे?
रीजन क्या होता है कि जब ये हाइड्रोलाइज होता है तो दो प्रोडक्ट बने हैं, ये तो प्लस है, ये माइनस है, आप देख रहे हो। इसकी जो रोटेशन की वैल्यू है वो है 52.5 डिग्री ग्लूकोज की, आपको बताई थी म्यूटा रोटेशन के बाद ये वाली वैल्यू आ जाएगी, वो फिर कांस्टेंट हो जाए। इसकी है -92.4 डिग्री। अब क्या होगा, ये प्लस था लेकिन ये प्लस है, ये माइनस बड़ा है, देख रहे हो प्लस से माइनस बड़ा है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो वैल्यू माइनस में आएगी, आ रही है माइनस में। ये -92.4 है और एक जो ग्लूकोज है उसकी वैल्यू +52.5 है। तो सोल्यूशन में दोनों है ना प्रेजेंट, तो दोनों का फिर डिफरेंस कितना है, माइनस में आएगा, फिर आएगा माइनस में। बोलो, समझ में आया? जल्दी बताओ, समझ में आ गई ये बात कि जब सुक्रोज। सर सब ब्रेक कर रही थी थोड़ी सी आवाज, आप ये वाई वाला आंसर फिर बता दो। मैंने कहा कि ये जो सुक्रोज है ये डेक्स्ट्रो था, लेकिन जब हाइड्रोलिसिस हुई तो ये दो यूनिट में टूट गया। कौन कौन से में? एक तो D प्लस ग्लूकोज बना और एक D माइनस फ्रक्टोज बना। D प्लस ग्लूकोज की वैल्यू कितनी होती है, 52.5 डिग्री, और माइनस फ्रक्टोज की वैल्यू कितनी है, -92.5 डिग्री। इन दोनों का सम करोगे तो माइनस आएगी, वैल्यू आएगी ना माइनस। हाँ जी। तो इसलिए ये प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसे इनवर्ट शुगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनवर्ट शुगर। किसको इनवर्ट। बोलते हैं, सुक्रोज को। तो सुक्रोज के बारे में तुम्हें सारा पता लग गया, इसके ऊपर हमने सारे ही क्वेश्चन बता दिया, इससे ज्यादा इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए कोई नहीं बोलेगा आपको एग्जाम में, ये नहीं कहेंगे जी सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाओ। किसका पूछेंगे, ग्लूकोज का या फ्रक्टोज का। यहां पर जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं उनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। आगे चलूं? हाँ जी सर। अच्छा चलो, यहां तक नोट हो गया। यहां पर हमने फिर डेफिनेशन बता दी आपको, व्हाट इज ए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर आपको एग्जाम में लिखनी है तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। लिंकेज बिटवीन टू मोनोसैकेराइड यूनिट्स थ्रू ऑक्सीजन एटम अकम्पनीड बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। कोई भी दो मोनोसैकेराइड जब लिंक करेंगे आपस में, जुड़ेंगे, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा और ऑक्सीजन के थ्रू, उसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कह लो या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कह लो, एक ही बात है। यहां पर समझ आ गई स्टोरी? ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट डाइसाइक्राइड जो हमारे कोर्स में है वो कौन सा है, माल्टोज। अब आपने माल्टोज का नाम तो सुना ही है, माल्टोज भी एक डाइसाइक्राइड है, माल्टोज। तो स्टूडेंट्स ये जो माल्टाइस होता है, माल्टोज होता है, ये क्या है, डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड है तो फिर मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा तो मुझे दो मोनोसैकेराइड मिलेंगे। अब इसमें कौन कौन से मोनोसैकेराइड मिलते हैं स्टूडेंट्स, कौन कौन से मोनोसैकेराइड इसमें मिलते हैं जब आप माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करते हो? इसकी अगर मैंने स्टूडेंट हाइड्रोलिसिस कर दी, तो हाइड्रोलिसिस किससे की थी आपने, डाइल्यूट एसिड के साथ हाँ जी। या एंजाइम के साथ। तो आपको मिलने वाले हैं दो यूनिट, एक एल ग्लूकोज के, कौन से, ग्लूकोज के, अल्फा डी ग्लूकोज के दो यूनिट मिलेंगे स्टूडेंट। दो यूनिट आपको मिलने हैं अल्फा डी ग्लूकोज के, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर स्टूडेंट ग्लूकोज के दो यूनिट हैं। कितने हैं, दो यूनिट। अगर हमने ये पूछा कि ऑन हाइड्रोलिसिस राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ माल्टोज, तो क्या लिखोगे, दो बार लिखोगे, अल्फा डी अल्फा डी ग्लूकोस एंड ग्लूकोज अल्फा और डी अल्फा ग्लूकोस। डी ग्लूकोज। ठीक है, अब ये सेकंड क्वेश्चन आ गया कि लिंकेज कहां हुई है। इसमें इट इज मेड अप ऑफ टू अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स। एक तो C1 ग्लूकोज 1 का, एक ग्लूकोज 1 है जो उसका C1, और दूसरा C4 है ग्लूकोज 2 का। तो लिंकेज कहां कहां हुई है स्टूडेंट्स, लिंकेज कौन कौन से कार्बन में हुई है, C1,
ऑफ वन ग्लूकोज एंड C4 ऑफ सेकेंड ग्लूकोज। तो यहां पर बना है आपका जो हमने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हुई है, ठीक है। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कौन कौन से कार्बन पर हुई है स्टूडेंट बताओ। C1 ग्लूकोज के फर्स्ट वाले पे और C4 पे ग्लूकोज के सेकंड। C1 जो पहला ग्लूकोज है, ये दोनों अल्फा डी ही हैं। कौन से हैं? ये भी अल्फा डी है और ये भी अल्फा डी है। तो ये स्ट्रक्चर था हमारा अल्फा ग्लूकोज का, ठीक है। अब C1 पर आपको पता है कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में C1 है और ये C4 है। यहां पर ये ग्लाइकोसिडिक बना है, देख रहे हो। C1 कौन सा कार्बन है? ये C1। यहां पर कौन सा कार्बन है? C4। तो ये आपको माल्टोस मिल गया। क्या मिल गया? माल्टोस। अब थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ये है, इज इट रिड्यूसिंग शुगर? इज माल्टोस स्टूडेंट? अब आप इसका आंसर क्या लिखोगे? क्या ये पॉजिटिव टेस्ट देगी फेलिंग के और टॉलरेंस रिएजेंट के? जल्दी से बताओ स्ट्रक्चर देख के। नहीं सर। क्यों नहीं देगी? अरे इसमें सर 2 ग्लूकोज के यूनिट थे और ग्लूकोज में CHO ग्रुप कहाँ आपको पता है 1 नंबर कार्बन पर होता है। कौन से कार्बन पर होता है? 1 पर। 1 नंबर पे। एक का तो यूज हो गया, दूसरे का तो C4 पे बॉन्ड बना है। तो फिर इसके पास दूसरा जो ग्लूकोज है उसका तो है हमारे पास फ्री SHO ग्रुप। तो ग्लूकोज अगर हमने सोल्यूशन में डिसॉल्व कर दी स्टूडेंट, अगर ग्लूकोज को मैंने सोल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया तो क्या होगा? वाटर में डाल दिया तो सेकंड जो ग्लूकोज है, कौन से वाला? अल्फा डी, उसके पास स्टूडेंट फ्री CHO ग्रुप है एट कार्बन 1, क्योंकि लिंकेज कहां हुई है? C1 और C4 कार्बन में। तो इसलिए ये रिड्यूसिंग शुगर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लो। ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। माल्टोज इज ए reducing sugar, मतलब it will give a positive Fehling solution test as well as it will give a positive tolerance reagent test। बोलो बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन समझ आ गया? सुक्रोज थी नॉन रिड्यूसिंग हाँ जी और माल्टोज कौन सी है? रिड्यूसिंग शुगर। तो इट विल गिव कौन कौन से टेस्ट देगी? टॉलरेंस रिएजेंट, दूसरा कौन सा मैंने बताया? फेलिंग सॉल्यूशन। ये वाले टेस्ट ये देगी सो कौन सी? माल्टोज। बोलो बात समझ में आ गई? लिंकेज पता लग गई कहां पे है? ये लिंकेज के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाइड्रोलिसिस पे क्या मिलेगा? माल्टोज की हाइड्रोलिसिस से कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे? जल्दी बताओ, ये पूछेगा पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइम में। कौन से मिलेंगे? अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज। लिंकेज कहां कहां हुई है? C1 ऑफ ग्लूकोज 1 पे अल्फा डी ग्लूकोज, C4 सेकंड ग्लूकोज। तो ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है? रिड्यूसिंग है। चलो सारे आंसर कर लिए तुमने, आगे चलूं फिर मैं। नोट कर लिया सारा? जो अभी क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब पूरे के पूरे बताए जा रहे हैं आपको, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये तुम कर लोगे तो सब कुछ हो गया तुम्हारा। अब हम आ रहे हैं लैक्टोज। अब सबसे पहले ये बताओ कि लैक्टोज कहाँ पे मिलता है हमें? क्या तुम लैक्टोज रोज पीती हो? हाँ जी। अरे वो बच्चे जब है उन्होंने लैक्टोजन बच्चों को देते नहीं थे वो? हाँ किसमें जी। होता है? कौन सी ऐसी चीज तुम डेली यूज कर रहे हो जिसमें लैक्टोज है? जल्दी से बताओ। मिल्क। मिल्क में, बिल्कुल सही आंसर है तुम्हारा। दूध पी रहे हो, दूध इसलिए पी रहे हो, दूध में लैक्टोज होता है स्टूडेंट। अब लैक्टोज के अंदर कौन से 2 मोनोसैकेराइड हैं? यही तो पूछेगा पहले। 2 मोनोसैकेराइड से बना ये भी, ये डाइसैकेराइड है। क्या है? डाई है, मतलब क्या है? 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से बना है। कौन कौन से मोनोसैकेराइड्स होते हैं इसके अंदर? एक तो बीटा डी ग्लैक्टोज, मैंने इसका स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाया था लास्ट लेक्चर में, और बीटा डी ग्लूकोज। 2 चीजों से बना है ये। कौन कौन से?
तो बीटा डी ग्लूकोज का तुमने स्ट्रक्चर बनाया था और मैंने कहा था उसका एपीमर होता है गैलेक्टोज। कौन से कार्बन पे OH की पोजीशन चेंज हुई थी, ये भी तुमने देखा था दोनों में, कि कौन से कार्बन पर, कार्बन नंबर कौन से कार्बन पर जो था डिफरेंस था स्टूडेंट्स, कार्बन 4 पर डिफरेंस आया था। तो ये दोनों एपीमर्स थे ना, मैंने एपीमर्स की डेफिनेशन बताई थी तुम्हें, तुम्हें वीडियो भेज तो दी मैंने एपीमर्स की, लिखा नहीं उस पे एपीमर्स, बोलो। हाँ जी सर। तो फिर ये दोनों जब जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, लैक्टोज। कौन कौन से नाम बताओ जल्दी से, अगर हाइड्रोलिसिस करूंगा तो कौन से प्रोडक्ट बीटा डी गैलेक्टो, क्या है सर ये? गैलेक्टोज कहते हैं इसको, गैलेक्टोज कहते हैं। और गैलेक्टोज दूसरा और कौन सा है, बीटा डी ग्लूकोज। ये एपीमर्स हैं दोनों, ये क्या है, एपीमर्स हैं। ये एपीमर। पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया था एपीमर्स क्या होते हैं। ये C4 पोजीशन पर OH की पोजीशन डिफरेंट होती है और कुछ बाकी सब कुछ सेम है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, लिंकेज कहां कहां पर हो रही है इसमें, मतलब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। कौन सा लिंकेज होती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, कहां पर है स्टूडेंट्स, पहला कार्बन कौन C1 सा यूज पे, होगा, ये 1 है। C1 हाँ जी। C1 किसका, गैलेक्टोज का, बीटा डी बीटा गैलेक्टो डी गैलेक्टोज का स्टूडेंट C1 कार्बन है। और दूसरा C4 बीटा डी C4 किसका है, बीटा डी ग्लू। ग्लूकोज का। ये याद करना है, मैं ये ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाने वाले हैं स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आंसर ही बता रहा हूं तुम्हें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मैंने बताया था, क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग, जल्दी से बताओ। नॉन रिड्यूस। फिर तुम जल्दबाजी में कह रहे हो, तुम्हें रट्टेबाजी या कोई गैस वर्क थोड़ी करना है। रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं, जिनके पास फ्री ग्रुप होता है, कौन सा, एल्डिहाइड या CO, क्या इनके इन दोनों में से किसी के पास भी है वो फ्री, कौन सा कार्बन पर था इनके अंदर CHO ग्रुप, कार्बन 1 पर था। हाँ तो जी। इसका तो कार्बन 1 यूज हो गया, इसका कार्बन 1 कहां यूज हुआ है, मैंने किया, बोलो, इसका कार्बन 1 मैंने यूज किया क्या, नहीं। फिर तो इसका कार्बन 1 तो भी है ना, जब इसको आप सोल्यूशन में डालोगे तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्या बन जाता है, ओपन चेन फॉर्म में आ जाते हैं। जब ओपन बनेगा तो पहले नंबर कार्बन पर क्या आएगा, इसमें CHO, तो जब अगर CHO आ गया तो वो टेस्ट देगा, वो क्या करेगा, टेस्ट देगा। तो फिर इसके बारे में क्या लिखोगे, रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग, जल्दी से बताओ कौन सा हुआ ये, क्या बनी, रिड्यूसिंग हुआ। रिड्यूसिंग शुगर हुआ। अरे रट्टे बजनी, बात समझ में आ गई, जिसके पास भी फ्री ग्रुप होगा, कौन सा, ये वाला, यहां पर ऐसा ग्रुप, इनके पास तो CHO ग्रुप है, किस 1 नंबर कार्बन पर, 1 नंबर कार्बन पर, एक का तो यूज हो गया, दूसरे का तो भी है ना, दूसरे पर 4 कार्बन पे से जुड़ा है, कौन से कार्बन से जुड़ा है, C4 पे। दोनों में क्या फर्क है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज बता तो दिया, सिर्फ कार्बन 4 नंबर कार्बन पर फर्क है, OH का पोजीशन, बाकी सब सेम है। तो ये रिड्यूसिंग शुगर है, तो ये कौन सा टेस्ट देगा, टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स ठीक है, सॉल्यूशन। तो ये रिड्यूसिंग शुगर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार इनको लिख रहा हूं स्टूडेंट, जो भी क्वेश्चन है तो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो तुम नहीं आंसर कर सकते पेपर में। ये डाइसाइक्राइड्स तीनों थे हमारे कोर्स में, तीनों कंप्लीट हो गए। आगे चलता हूँ, यहाँ पे नोट कर लिया तुमने सारा, हाँ जी। अच्छा आगे देखते हैं। देखो सिर्फ ये स्ट्रक्चर बनाने हमें नहीं आएंगे पेपर में, सिर्फ ये लिंकेज पूछेगा। देखो ना, ये दिखाई कार्बन 1 और कार्बन 4, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में पूछेगा, रिड्यूसिंग शुगर के बारे में पूछेगा, भाई ये हाइड्रोलिसिस होगा तो कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे। अगर हाइड्रोलिसिस करूंगा तो एक बीटा डी ग्लैक्टोज मिलेगा और बीटा डी ग्लूकोज, 2 चीजें मिलेंगी इसमें से, ठीक है। ये बॉन्ड टूट जाएगा ना, H और OH जो है, इसके साथ H चले गया, इसके साथ OH चले गया, तो क्या बना फिर, ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, 2 यूनिट मिलेंगे हाइड्रोलिसिस पे, इन्हें ही डाइसैकराइड कहते हैं। यहां तक कोई डिफिकल्टी है तुम्हें, बताओ, सारा समझ आ गया, क्लियर। हाँ जी सर। हाँ।
अब हम आ रहे हैं पॉलीसैकेराइड्स के ऊपर। देखो पॉलीसैकेराइड्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर बहुत सारे यूनिट्स होंगे मोनोसैकेराइड्स के। अभी तक तो दो दो आ रहे थे, फिर ट्राई वाले होते हैं। अब पॉली का मतलब इनमें तो बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट्स होंगे। कितने? बहुत सारे। तो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट जॉइन टुगेदर। तो ये आपस में ज्वाइन कैसे होते हैं? बार बार मैंने कहा। अब पॉलीसैकेराइड्स पे आ गया। पॉली का मतलब क्या होता है? कि बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल मोनोमर्स के आपस में जुड़ जाएंगे। तो कैसे जुड़ रहे थे ये बताओ मैंने। ये जितने भी जुड़ रहे हैं कैसे जुड़ रहे हैं? कौन सी लिंकेज है? ग्लाइकोसिडिक लिंक। तो ये वाले बॉन्ड बनाते जाएंगे और जुड़ते जाएंगे। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती जाएगी। दो यूनिट आएंगे, वाटर का मॉलिक्यूल लूज करेंगे, ऑक्सीजन बीच में बन जाएगी, ऑक्साइड बॉन्ड बन जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो हमारे नेचर में जितने भी स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, जो आप खाते हो फूड के अंदर, बेसिकली वो क्या काम करते हैं? स्टोरेज और स्ट्रक्चरल मटेरियल है हमारे बॉडी के। आपके बॉडी में स्टोर्ड है फैट्स, ये जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो स्टोरेज ऑफ एनर्जी है। एनर्जी जब मुझे जरूरत पड़ती है, मैंने खाना नहीं खाया, तो कहाँ से मिलती है? ये जो स्टोर्ड हो गए हैं, कौन से? ये जो पॉलीसैकेराइड्स हमारे बॉडी में स्टोर्ड हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर तो बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट्स होंगे, या फ्रक्टोज, या जो भी होंगे। ग्लूकोज, सबसे ज्यादा ग्लूकोज ही होता है। और वो कैसे जुड़े हुए हैं? मोनोसैकेराइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। तो हमारे फूड के अंदर ये मेजर प्रोडक्ट्स हैं जो आप खाते हो ना, खाना जो भी कुछ खा रहे हो, ज्यादातर सब पॉलीसैकेराइड्स की फॉर्म में आते हैं। तो हमारे जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो पॉलीसैकेराइड्स हैं। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्मॉलर मोनोसैकेराइड्स। तो इनमें बहुत सारे छोटे छोटे मोनोसैकेराइड्स होते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। और बड़े मॉलिक्यूल्स, बायो का मतलब जो मॉलिक्यूल बड़े होते हैं। बड़े कैसे बनेंगे? कोई भी चीज बड़ी कैसे बनेगी? जब छोटे छोटे यूनिट्स आपस में जुड़ जाएंगे। तो मोनोसैकेराइड होते हैं, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, और आपको दिखाया अभी मैनोस, जो भी छोटे छोटे यूनिट हैं, ये आपस में जुड़ जाएंगे स्टूडेंट्स। तो जुड़ने के बाद आपको बायोमॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। तो ये मेनली क्या प्रोवाइड करते हैं? दे आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या देते हैं हमें? इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो हमारे लिए एनर्जी मिलती है स्टूडेंट, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे जो बॉडी के अंदर एनर्जी होती है इन एनिमल सेल स्टूडेंट्स, वो दे फॉर्म ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल। तो ये कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जिनको आप खा रहे हो। तो अब जो मेन हम आपके सामने ला रहे हैं स्टूडेंट पॉलीसैकेराइड, कौन सा है? वो स्टार्च। अब आपने स्टार्च सुना है, ये जो स्टार्च है, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला पेपर में कि ये स्टार्च क्या है। बताओ कि स्टार्च के बारे में क्या जानते हो स्टूडेंट्स? स्टार्च खाते हो आप? जी सर। खाते हो कि नहीं खाते स्टार्च? जल्दी खाते हैं। कहाँ से मिल रहा है आपको? आप सीरियल खाते हो, रूट्स खाते हो, ट्यूबर्स खाते हो, वेजिटेबल्स खाते हो स्टूडेंट, इनमें स्टार्च होती है। और ये मेन स्टोरेज है पॉलीसैकेराइड ऑफ प्लांट्स का। प्लांट्स के अंदर जो मेन स्टोरेज होती है वो स्टार्च में है। और ये हमारी डाइटरी सोर्स के लिए, मतलब मेन हमारा डाइटरी सोर्स स्टार्च ही है। तो ये होता क्या स्टूडेंट? इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। ये एक पॉलीमर है, मतलब बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट्स होंगे। पॉलीमर किसका? अल्फा ग्लूकोज का मैं कह रहा हूं। पहला क्वेश्चन तो यही आ गया कि स्टार्च के अंदर कौन सा मोनोमर यूनिट है स्टूडेंट? जल्दी बताओ। पॉलीमर किसका? अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज के यूनिट लगे हुए हैं इसमें, अल्फा ग्लूकोज होते हैं। और कितने होते हैं स्टूडेंट? 200 से 1000 तक यूनिट हो सकते हैं। कितने? 200 से 1000 तक यूनिट्स हो सकते हैं। किसके हैं ये? आपको दिख रहा है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के यूनिट्स हैं।
तो आप सोच लीजिए कि जब आप स्टार्च खा रहे हैं तो एक के अंदर कितने सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आ रहे हैं, देख रहे हो कितनी चीनी जा रही है आपके बॉडी में। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर अभी और चीनी खा रहे हो, व्हाइट सुक्रोज, उसमें तो दो ही है, उसके अंदर तो 2 यूनिट मिलेंगे, एक फ्रक्टोज और एक ग्लूकोज। जितने भी मीठी चीजें आप खाते हो, जितने भी फ्रूट्स आप खाते हो, उन सब में ही होने वाली है ये। और स्टार्च में तो देखो सीधे ही आपके बॉडी में 500 ग्लूकोज मॉलिक्यूल पहुंच गए। और अगर बॉडी का टेस्ट कराओगे तो कितनी चीनी निकलेगी, और फिर भी आप खाए जा रहे हैं, सब हम सब खा रहे हैं। कितनी रोटी, 1 2 3 4 चलने दो, कुछ लोगों को पता है बहुत रोटियां खाते हैं, देखा, वो सब क्या है, कुछ नहीं है, वो पेप्सी और कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, कितनी शुगर है उसमें, बहुत ज्यादा शुगर है। अब तो बहुत लोगों ने कम कर दिया ये एरिएटेड ड्रिंक्स, उनमें बहुत शुगर होती है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा ग्लूकोज आपके बॉडी में जाता है। तो इसका कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं है, ये एक एम्प्टी एनर्जी है और कुछ भी नहीं है। इससे बॉडी बिल्ड थोड़ी होगी आपकी। प्रोटीन्स का तो फिर भी ठीक है, इसमें क्या मिलना है, सब ग्लूकोज से आ रहा है बॉडी में, और हर चीज में प्रेजेंट है। अब ग्लूकोज का केमिस्ट्री से क्या ताल्लुक है, कौन कौन से इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, इसके अंदर स्टूडेंट 2 कंपोनेंट्स होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा पेपर में। व्हाट आर दी 2 कंपोनेंट्स ऑफ स्टार्च स्टूडेंट्स? एक होता है एमाइलोज, क्या नाम बताया मैंने? अमाइलोज। एमाइलोज। और दूसरा कौन सा है स्टूडेंट? एमाइलोपेक्टिन। ये मुझे याद ही करने पड़ेंगे अब, जो बायो वाले हैं उनको तो अच्छी तरह पता है। आपके पास बायो है? नहीं सर। अच्छा, तो एक एमाइलोज होती है, एक एमाइलोपेक्टिन होती है। ये जो एमाइलोज है स्टूडेंट, इसमें डिफरेंस पूछता है वो एग्जाम में, बहुत पूछेगा। ये वाटर सॉल्युबल होता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है स्टूडेंट। कंपोनेंट 2 कंपोनेंट से बनता है स्टार्च, एक एमाइलोज एक एमाइलोपेक्टिन। ये वाटर में सॉल्युबल होता है स्टूडेंट, और ये 15 to 20% होता है स्टार्च में। कितना, इसकी परसेंटेज कितनी है? 15 to 20% इन स्टार्च। और केमिकली ये एमाइलेज क्या है, केमिकली क्या है, ये लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन कह रहा हूं, लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन। कितने, 200 से 1000, ठीक है क्या, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं इसमें। क्या होते हैं? ग्लूकोज यूनिट्स। कितने ग्लूकोज के यूनिट बता रहा हूं मैं? 200 से 1000। अब ये जुड़ेंगे कैसे बताओ, कौन सा बॉन्ड होगा जब ये जुड़ेंगे आपस में? कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं मोनोसैकेराइड? अभी तो आपको बताया कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं। ग्लाइकोसिडिक लिंक। हाँ वेरी गुड, यही मैं पूछ रहा था, ए बी सी डी, तो इन सब में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होने वाली है, होने वाली है। हाँ जी। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का मतलब तुम्हें समझ में आ गया कि जैसे एक के पास OH ग्रुप है, दूसरे के पास भी OH ग्रुप है, ठीक है, तो वाटर का लॉस हो जाता है ये वाला, तो फिर क्या बन जाएगा, ये ऑक्सीजन रह जाएगी, ऑक्साइड बॉन्ड बन जाएगा, उसे क्या बोला मैंने, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो जब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी तो अब ये पूछेगा कौन से कार्बन पर हुई है। अब कार्बन नंबर कौन कौन से पे हुई है, यहां पे देखो, ये स्ट्रक्चर है हमारा, ये क्या है, एमाइलोज, देख रहे हो, ये सारे अल्फा डी ग्लूकोज हैं, ये भी ये भी ये भी, ये ऐसे डैश का मतलब आगे अभी और भी जुड़ेंगे, कितने, 200 से 1000, 200 to 1000 monomers of alpha D glucose will be joined by glycosidic bond। स्टूडेंट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का लिंकेज कहां हो रहा है, जल्दी से बताओ। ये क्या है, C1, हाँ जी, और दूसरा कौन सा, C4। C4। तो C1 और C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, कहां पर, C1 और C4 पर। किसके अंदर बता रहा हूं, एमाइलो। ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहीं पे क्वेश्चन आता है पेपर में, चारों पॉइंट को नोट किया जाए स्टूडेंट्स, पहले इसको नोट कर लो, फिर आगे चलता हूं। लिख लिया सर। लिख लिया, इतनी फास्ट लिखते तुम। इंटेलिजेंस तो बहुत हाई है, लेकिन अगर तुमने इंटेलिजेंस का यूज नहीं किया तो वो फिर बेकार हो जाती है। तुम्हारी इंटेलिजेंस बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर तुमने हार्डवर्क नहीं किया तो वेस्ट हो जाएगी। अब तुम्हारे 2 महीने हैं, जितना हार्डवर्क कर सकते हो कर लो, सारा कोर्स कंप्लीट कर लो, और मैं बहुत सारे जो वीडियो आप डालूंगा उसमें क्वेश्चन आंसर डिस्कशन चल रही है मेरी रिवीजन लेक्चर्स के अंदर, तो आप उनको सुन लेना, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के हम लेके आ रहे हैं।
और फिर असर्टिव और मतलब रीजनिंग वाले भी ला रहे हैं, उन सबको सुन लेना ध्यान से, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा पेपर में। जिनको समझ में आया वही आंसर कर पाएंगे, रट्टेबाजी नहीं चलेगी। आप पता है रट्टेबाजी कैसे करोगे, जब सही आंसर तो निकालने के लिए हमें समझना पड़ेगा भाई क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। अब दूसरा कौन सा पार्ट है इसका, अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलोपेक्टिन ये वाटर सॉल्युबल होता है, उसने डिफरेंस पूछे थे पेपर में, तो ये क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल। ये वाटर इनसॉल्युबल है। तो अब समझ में आया, अगर ये 15 to 20 पार्ट है तो बाकी कितना बचा, ये अराउंड 80% होगा फिर, ठीक है, 80 to 85% के करीब होता है ये स्टार्स में स्टूडेंट। अब मैंने लिखा ये अनब्रांच्ड है। अब ये इसमें क्या होने वाला स्टूडेंट, इसके अंदर ब्रांचिंग होने वाली है। ये क्या है, ये अनब्रांच्ड नहीं है, ये ब्रांच्ड चेन पॉलीमर है। ये क्या है, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। और ये क्या था, लॉन्ग अनब्रांच चेन पॉलीमर। पॉलीमर तो ये भी है, और ये कौन सा पॉलीमर है, ब्रांच। ब्रांचिंग का मतलब क्या है, ये सीधा चल रहा है ना, उसके नीचे भी कुछ होगा। ब्रांच कैसे बनती है, ब्रांच किसी चीज की कैसे बनती है, देखो कोई चीज सीधी चल रही है ऐसे ऐसे ऐसे, इसकी ब्रांच बनानी है तो यहां भी कुछ आएगा ना नीचे, या ऊपर नीचे कुछ चलेगा, वो क्या हो जाता है, ब्रांचिंग। बोलो, यही मतलब होता है ना ब्रांचिंग का। अरे एक टहनी पेड़ की है तो हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। उसके साइडों में भी निकलेगा कुछ, तो ये ब्रांच्ड वाला है। कौन सा है, ब्रांच्ड वाला, ठीक है। तो फिर इसका मतलब इसमें दो टाइप की ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होने वाली है। एक तो मेन, ये जैसे एक तो मेन चेन चल रही है, ठीक है, तो उसके अंदर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ठीक है। जब चेन बनेगी स्टूडेंट, एक तो चेन बनेगी, ठीक है, और एक ब्रांच्ड चेन बनेगी। जो चेन बनेगी स्टूडेंट, उसके अंदर भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी, बोलो होगी ना, उसके बिना तो जुड़ ही नहीं सकते। हाँ जी, उसके बिना तो जुड़ ही नहीं सकते। और जब ब्रांच बनेगी, उसके अंदर भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी। तो हमें क्या बताना है फिर, कौन कौन से कार्बन पोजीशन पर हो रही है, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर का। और यहां पर भी C1 और C4 पे हुई थी, यहां भी C1 और C4 पे होगी। लेकिन जब ब्रांचिंग होगी, जब ब्रांचिंग होगी स्टूडेंट, तो वो C1 और C6 में होगी। किस में होगी, ब्रांचिंग कहां होगी, C1 और C6। ये नोट कर लो दोनों पॉइंट, ये मेन पॉइंट है इसका। तो सारे मोनोमर जितने भी होते हैं स्टूडेंट्स, वो कैसे जुड़ते हैं, कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं, जल्दी से बताओ। ग्लाइकोसिडिक लिंक। अब हमें ये याद करना जरूरी है कि वो लिंकेज कौन कौन से कार्बन पर होगी। ये फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर्स के लिए। और अब स्टार्च के अंदर बताओ कौन से कंपोनेंट हैं दो, एमाइलोज और माइलो, माइलोपेप्टिन। और दोनों के अंदर वो पूछेगा डिफरेंस बताओ। तो तुमने डिफरेंस लिख दिया, हमने यहाँ पे 4 डिफरेंस दिखाए हैं। जी, ये नोट हो गया, बोलो ये समझ हाँ लिया जी, तुमने, ये सारा हाँ जी, देख रहे हो, हाँ जी सर। C1 C4 एमाइलोज में। और दूसरा का भी स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, एमाइलोपेक्टिन का। ये लो, ये नहीं आता ना सर, है, ये अमाइलोपेप्टिन और अमाइलो का स्ट्रक्चर तो नहीं आएगा। नहीं दोबारा से देख लो, देखो एक बार तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये वीडियो भी तुम्हें मिल जाएगी इसका रिकॉर्ड। स्ट्रक्चर तो नहीं आएगा। नहीं, कोई नहीं पूछेगा पेपर में, ये बनाना नहीं आएगा। जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैं तुम्हें बोर्ड में लिख रहा हूँ, सारे क्वेश्चन ही मैंने करवा दिए तुम्हें जो आने वाले हैं। ये हो स्ट्रक्चर गया। नहीं बनाना आना पेपर में, समझ गए। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने दिखाया कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि लिंकेज कहाँ हो रही है और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ बन रहा है। ये पॉलीमर्स हैं, मतलब बहुत सारे मोनोमर यूनिट आपस में जुड़े हैं, कितने, 200 to 1000, देख रहे हो। अब आपको समझ में आई कि स्टार्च में कितने सारे ग्लूकोज हैं। हाँ जी सर। अब ये अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर है। मैंने कहा था इसके अंदर एक तो स्ट्रेट चेन होगी, एक ब्रांचिंग होगी, देख रहे हो। स्ट्रेट चेन कहां पर हो रही है, ये सीधी चल रही है, ये आगे तक जाएगी, ये जो मैंने तोड़ा है ना ऐसा, ये आगे तक जाएगी, ऐसे चलती जाएगी। ये C1 और C4 पे हुआ, दिख रहे हो, C1 और C4 पे ये जो लॉन्ग चेन है,
कहां पे जुड़ रही है? C1 C4 पे कौन सा बॉन्ड बनाती है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। और ब्रांचिंग कहां हो रही है? ये देखो, ये ब्रांच ब्रांच बनी है ना, ये C1 और C6। C1 और C6 पे, ये बनाना नहीं है एग्जाम में, सिर्फ देखना। और C1 और C6 पर स्टूडेंट ब्रांच चेन बनी है। ये पूछेगा ब्रांच चेन कौन से कार्बन पे बनी है। वहां भी ऑक्सीजन दिख रही है ना बीच में, यहां भी दिख रही है ऑक्सीजन, तो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। बस यही क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, यही इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टूडेंट तो यही भूल गए थे, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन का नाम ही भूल गए, फिर आगे क्या करेंगे? मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार आपने नाम सीख लिया। कौन कौन से बता रहा हूं मैं? एमाइलोज और अमाइलोज और अमाइलोपेप्टिन। कौन सी वाली ब्रांच होती है दोनों में से? अमाइलोपेप्टिन। और कौन से यूनिट से सारे बने हुए हैं? कौन से मॉलिक्यूल से बने हुए हैं सारे? पॉलीमर्स। पॉलीमर किसके हैं? कौन सा मोनोमर क्या नाम है? अल्फा डी ग्लूकोज। सारे कौन से हैं? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ये भी पूछ लेते सर हैं। प्लस, अगर प्लस नहीं लिखा तो नंबर कट जाएंगे? नहीं कोई बात नहीं, मैंने बता दिया वैसे तुम्हें, अल्फा डी ग्लूकोज से सारे बने हुए हैं स्टूडेंट्स। इतना तो याद हो गया ना कि कौन सा मोनोमर है इनके अंदर। मोनोमर पूछे जाते हैं, ये पूछेगा सुक्रोज में कौन कौन से मोनोमर हैं, माल्टोज में कौन कौन से मोनोमर्स हैं, समझे? लैक्टोज के अंदर कौन कौन से मोनोमर्स हैं, इनके नाम पूछेगा आपसे पेपर के अंदर। मतलब हाइड्रोलिसिस सर का मतलब क्या तो बनेगा? हम ये अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा हाँ डी, लिख जैसे सकते अब हो, ये याद कर लो तुम। सुक्रोज में पूछा हमसे कि क्या क्या हम उसके अंदर वो है, हाँ तो क्या क्वेश्चन बोला जो था, मैं, मोनोमर्स, तो वो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। हाँ ठीक है ठीक है, वही लिख देना तुम, वो ठीक है। तो उनमें जो भी आपने देखने हैं इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। और ये जो आप जो भी खाते हैं ज़्यादातर, हमारे हम स्टार्च वगैरह ही हम खा रहे हैं ज़्यादातर, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं आपके सामने जो स्क्रीन पर आए हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ जी सर। अब देखो, सेलुलोज होता है एक, सेलुलोज का नाम तुमने सुना होगा। तो सेलुलोज जो होता है ये प्लांट्स किंगडम को बिलोंग करता है। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्लांट होते हैं ना, उसके अंदर सेलुलोज होता है। वो जो उसकी प्लांट की सेल वॉल होती है ना, वो भी सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज दिख रहा है, सेलुलोज हाँ जी। ये भी पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? ये भी देख रहे हो, ये स्ट्रेट चेन है, ये सारा स्ट्रेट चेन है, ऐसे सीधा चलता जाएगा आगे, और भी चलता जाएगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आएंगे इसके अंदर। स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड है। क्या है? पॉलीसैकेराइड। तो सर बहुत सारे स्टार्च भी और ये स्टार्च भी किसका बना हुआ है? पॉलीसैकेराइड। ये किसका बना हुआ है? इट इज कंपोज्ड ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स। किसका बना है? ये बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स का बना हुआ है। ये बीटा डी बना है, तो पिछले वाला किसका बना था? उसमें कौन सा था? अल्फा। देख लिया डिफरेंस? हाँ जी। अभी तक जो मैंने स्टार्च बताई है उसमें अल्फा डी ग्लूकोज यूज हुआ, और जो सेलुलोज बताई है उसमें कौन सा यूज हुआ है? जल्दी बताओ। बीटा। डिफरेंस पता लग गया? हाँ जी। ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है वो, दोनों में कौन सा ग्लूकोज है, एक में अल्फा है दूसरे में बीटा है, यही पे क्वेश्चन बन गया। यही याद रखना, सेलुलोज में कौन से यूनिट्स बने हुए हैं मोनोसैकेराइड के स्टूडेंट। सेलुलोज में क्या बीटा डिफरेंस है, इसमें कौन बीटा से? डी ग्लूकोज। ओनली बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं इसके अंदर, बस सिर्फ सिर्फ बीटा डी ग्लूकोज होते हैं स्टूडेंट्स। और इसकी जो लिंकेज होती है बिटवीन 1C1 एंड C4 ऑफ नेक्स्ट ग्लूकोज, इसकी जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है स्टूडेंट्स, कहां कहां होती है? C1 ऑफ वन ग्लूकोज एंड C4। बीटा डी ग्लूकोज का C1 और दूसरा बीटा डी ग्लूकोज का भी C4 पे लिंकेज हो जाती है। क्या हो जाती है? लिंकेज हो जाती है। उसे क्या बोलते हैं? सेलुलोज। जो आपके सेल होते हैं ना, उनकी वॉल्स भी जो बनती है ना, प्लांट सेल्स की हाँ जो वॉल जी। बनती है वो सेलुलोज होता है स्टूडेंट, सेलुलोज। इसमें इतना ही समझना है, ठीक है? बस हाँ और जी। कुछ नहीं करना। कौन सा ग्लूकोज है इसमें? बीटा, बीटा डी ग्लूकोज है।
ये भी नोट कर लिया तुमने? हाँ हो जी गया? हाँ जी। लिंकेज कहाँ कहाँ बताई मैंने ग्लाइकोसिडिक की? C1 और C4। C1 पहले का, C4 दूसरा। ठीक है। अब आ गया ग्लाइकोजिन स्टूडेंट। ग्लाइकोजिन ये लास्ट है हमारा, मतलब ये बहुत थोड़ा ही है हमारे कोर्स में, ज्यादा नहीं है इसके बारे में। ये कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर हम करते हैं ना, जो जो भी एनिमल बॉडी के अंदर जो स्टोरेज होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, उसका नाम है ग्लाइकोजन। इसे एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे? एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। तो स्टार्च मतलब ये स्टार्च जैसा ही कुछ होगा, अगर इसका स्टार्च कह रहा हूं मैं। ये स्टार्च से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कह रहा है सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सिमिलर टू किसका? सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें दिखाया है, ब्रांच हाँ चेन। जी तो इसके अंदर उससे भी ज्यादा मोर हाईली ब्रांच्ड है, उससे भी ज्यादा मोर हाईली ब्रांच्ड है, उससे भी ज्यादा। किससे? एमाइलोपेक्टिन से। हमें स्ट्रक्चर दिखाने की जरूरत नहीं है, इस ये हमारे कोर्स में नहीं है। वो फिर जो बायोकेमिस्ट्री वाले स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी वाले वो पढ़ेंगे स्पेशल। ये कहां पर होता है हमें पता है? इट इज प्रेजेंट इन द लीवर। लीवर में होता है, मसल्स में होता है, और ब्रेन में होता है। वैन तो देखो, जब आप खाना नहीं खाते 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, या जो एथलीट्स भागते हैं उनको ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, तो ये क्या होता है कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज कहां से आएगा? फिर यहां से आएगा। किससे? ग्लाइकोजन से। तो ग्लाइकोजन क्या करेगा? ये जो ग्लाइकोजन है स्टूडेंट, जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो इसको तोड़ देंगे, इसको तोड़ देंगे। ठीक है? तो फिर हमें क्या मिलेगा? ब्रेक डाउन। ये ग्लाइकोजन फिर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में टूटता जाएगा, ऐसे ग्लूकोज मिलते जाएंगे। तो ये यीस्ट और फंगी में भी पाया जाता है, यीस्ट और फंगी में भी जाया जाता है। ठीक है? तो जब ग्लूकोज की जब बॉडी को नीड पड़ती है, तो वो ग्लाइकोजन से ले लेते हैं, जो लीवर में प्रेजेंट होता है और मसल और ब्रेन्स में भी होता है। बोलो, समझ में आया? हाँ जी सर। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। जैसे हनी जो है, हनी आपको पता है, हम हनी बहुत खाते हैं, वो नेचुरल सोर्स है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, और एक तरीके से मेडिसिन का भी काम करती है। तो वो कहते हैं जी आप हनी खा सकते हो 1 चम्मच, जब आपको लगे कि आपको कुछ मतलब एनर्जी की नीड है। और जो हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये स्टोरेज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये स्टोरेज मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है? स्टोरेज मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट्स, एज स्टार्च। तो स्टार्च की तरह स्टोर करते हैं। ठीक है? इन प्लांट्स एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल्स। तो प्लांट्स के अंदर स्टार्च होती है स्टोर्ड, और एनिमल्स के अंदर क्या होती है? ग्लाइकोजन। तो ये ग्लाइकोजन होती है। और ये सेल वॉल्स ऑफ बैक्टीरिया और प्लांट्स जो होती है उस वो सेलुलोज से बनी होती है, सेलुलोज से बनी जाती है। और जो हम फर्नीचर भी बनवाते हैं वो सेलुलोज सेलुलोज से बनता है। फर्नीचर जो वुड होती है वो भी सेलुलोज होती है स्टूडेंट, सेलुलोज। तो बहुत सारे क्लॉथ्स जो हैं सेलुलोज की हैं, कॉटन वगैरह। तो इस तरह से आपको हमें कॉटन फाइबर में भी यूज होते हैं स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज में भी होते हैं। और दो ऐसे हैं एल्डोपेंटोसिस रिबोस और डी ऑक्सी रिबोस जो हैं, जो न्यूक्लिक एसिड्स में हमारे प्रेजेंट हैं, डीएनए और आरएनए में। उनके बारे में भी हम आपको स्टडी करेंगे, डीएनए और आरएनए। तो ये खत्म हो गया चैप्टर, मतलब इस पार्ट का खत्म हो गया कार्बोहाइड्रेट्स का। तो कार्बोहाइड्रेट्स की सारी स्टोरी खत्म होगी, सारे क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिए, अब कुछ नहीं बचा इसमें। ठीक है? इतना कर लोगे बहुत है, सफिशिएंट है फॉर योर एग्जाम। सारे क्वेश्चन आंसर कर लिए? ठीक है? कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है, फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल क्लियर, सारे क्वेश्चन आंसर हमारे हो गए यहाँ तक, और हमारा कंप्लीट है, मतलब कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा। ओके, बाय बाय देन। थैंक यू सर। फिर मिलता हूँ बाय नेक्स्ट। सर। ओके, टेक केयर।